वेलकम टू गुड स्टडी डेली प्रीवियस ईयर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ये उसका पार्ट 6 होगा। पहले हम फिजिक्स कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी, लास्ट में केमिस्ट्री को कंप्लीट करवाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मरकरी तापमापी, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ऑप्शन नंबर सी ताप वैद्युत तापमापी और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप वैद्युत उत्ताप मापी। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम ताप वैद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्ठियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्ठियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोकपल, ऑप्शन सी थर्मामीटर और ऑप्शन नंबर डी थर्मिस्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर। तो धातु की जो भट्ठी होती है उसके अंदर पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसके तापमान को मापने के लिए। तो पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर उच्च तापमान हो, अर्थात जहाँ पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान मापा जाता है वहाँ पर पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उससे नीचे के लिए पायरोमीटर का प्रयोग नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि में क्या प्रभाव पड़ता? यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि में क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन ए कम हो जाती, ऑप्शन बी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी बढ़ जाती और ऑप्शन नंबर डी लगभग आधी हो जाती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कम हो जाती। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की जो अवधि है वो कम जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण क्या है? पुरुष की जो अपेक्षा स्त्री का जो स्वर होता है वो तीक्ष्ण होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए उच्च आवृत्ति है, ऑप्शन बी उच्च आयाम है, ऑप्शन सी निम्न आवृत्ति है और ऑप्शन नंबर डी कमजोर वाक तंतु है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च आवृत्ति है और कहीं कहीं पे आपको उच्च तरत्व भी दिखाई देगा तो वो भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तापमान पर, ऑप्शन बी दूरी पर, ऑप्शन सी रेडियस पर और ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तापमान पर। तो जिस तारे का तापमान जितना अधिक होगा वो तारा उतना ही ज़्यादा चमकीला होगा। और बात की जाए सूर्य की तो सूर्य का जो सतह है उसका तापमान कितना होता है? 6000 के होता है। कितना होता है? 6000 केल्विन। यदि सूर्य का तापमान और अधिक होता तो ये और भी चमकीला होता है। सूर्य पीला दिखता है, क्यों दिखता है?
क्योंकि इसका तापमान कम है। तो दूसरे जो तारे हैं उसका तापमान अधिक होता है तो वो और भी ज़्यादा चमकीला दिखने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ पर होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ होता है? ऑप्शन ए निर्वात में होता है, ऑप्शन बी वायु में होता है, ऑप्शन सी जल में होता है और ऑप्शन नंबर डी इस्पात में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का विवर्तन और ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का ध्रुवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। तो प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? ध्वनि का परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए अल्कोहल थर्मामीटर, ऑप्शन बी पारद थर्मामीटर, ऑप्शन सी अधिकतम पठन थर्मामीटर और ऑप्शन नंबर डी निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल थर्मामीटर। तो निम्नतम तापमान जो है वह अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम यदि कहीं बोलते हैं तो क्या होता है कि कहीं कहीं से फिर वही आवाज़ आने लगता है जो हम बोलते हैं। तो उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन सी 34 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? इनमें से किस में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन बी नौसेना जहाज़ों को चलाने के लिए, ऑप्शन सी फास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में और ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश होता है? कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश होता है? ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी द्वारक और ऑप्शन नंबर डी शटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिल्म, जिसको अपने भाषा में रोल बोलते हैं। तो वही होता है जो मानव नेत्र में दृष्टिपटल के सदस्य कैमरे में क्या होता है? फिल्म होता है अर्थात रोल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? ऑप्शन ए 2 पतली कमीजें
अधिक मोटी हो जाती है, अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती है। ऑप्शन नंबर बी, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। और ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो कमीज के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा। ऑप्शन बी, काला और मसृण। ऑप्शन सी, सफेद और खुरदरा। और ऑप्शन नंबर डी, सफेद और मृषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करता है जब वह काला और खुरदरा हो। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के डेली साइंस के प्रीवियस ईयर के जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसा देखा जाता है कि आप सभी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करते, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, यदि आप सभी प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट जो है वो अलग से बना हुआ है, वहाँ से आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेत्र का समायोजन। ऑप्शन ए, नेत्र की पुतली के माप में परिवर्तन से होता है। ऑप्शन नंबर बी, परितारिका के संकुचन से होता है। ऑप्शन नंबर सी, रोमांक पेशियों के द्वारा होता है। और ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल की अग्रगामी गति से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमांक पेशियों के द्वारा होता है। नेत्र का समायोजन कैसे होता है? रोमांक पेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है। वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, नेत्र लेंस कमजोर हो जाते हैं। ऑप्शन बी, नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक कुछ छोटा हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, नेत्र के लेंसों की आवर्धन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाने के कारण क्या होता है? वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की जो चायदानियां होती है उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर बी, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता। ऑप्शन सी, इससे पात्र सुंदर लगता है। और ऑप्शन नंबर डी, इसमें स्वच्छता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए धातु की चायदानियां होती है उसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष ऑप्शन नंबर ए, श्वेत प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी, श्याम प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला प्रतीत होता है। और ऑप्शन नंबर डी, सिंदूरी प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
श्याम प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री जो है उसको बाह्य अंतरिक्ष जो है वो श्याम प्रतीत होता है, अर्थात काला प्रतीत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे तक तरंग के गमन में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में ऑप्शन ए पदार्थ का अभिगमन होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का अभिगमन होता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान का अभिगमन होता है और ऑप्शन नंबर डी किसी का भी अभिगमन नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का अभिगमन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के लिए ऊर्जा का अभिगमन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का अभिगमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिन के अंत में सूर्य अति तप्त होता है, ऑप्शन बी संध्या में सूर्य में हीलियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन सी सूर्य केवल नारंगी लाल वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करता है और ऑप्शन नंबर डी सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है, जिससे अन्य वर्ण प्रकीर्णित हो जाती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल से गमन करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, अन्य वर्ण जो है वो परिकीर्णित हो जाती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और लाल नारंगी जो होता है उसका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जो है वो बहुत अधिक होता है, इसीलिए वो हमें दिखाई देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण, ध्वनि का तारतम्य का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए वेग से होता है, ऑप्शन बी ध्वनि के आयाम से ज्ञात होता है, ऑप्शन सी ध्वनि की आवृत्ति से होता है और ऑप्शन नंबर डी ध्वनि की प्रबलता से होता है। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यही सेशन है वो डेली लाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।